हेलो एनिमे फैंस, वेलकम टू बना फ्रेम। ये है रिवेंज अ न्यू बिगनिंग का एक और एपिसोड। नाउ लेट्स बिगिन। एपिसोड की सेटिंग होती है जहाँ पर एजेंट पूरी तरीके से अपना कल्चर कंप्लीट करने के बाद में लिग्यान से अपने पैक के बारे में पूछता है और लिग्यान उसे बताती है वही गोल्डन बर्ड जो किसकी रखवाली करने के लिए तुमने मुझसे कहा था वो बहुत ज्यादा बोल रहा था, इसलिए सजा के तौर पर मैंने उसे बांध कर एक गुफा के अंदर पटक दिया। उस जगह पड़े हुए अब 3 दिन समथिंग हो चुके होंगे। एजेंट बोलता है आपने क्या किया? 3 दिन से आपने उस पक्षी को एक गुफा के अंदर बंद कर दिया। आप जानते नहीं वो कितना ज्यादा भूखा होगा। मैंने आपको उसको ध्यान रखने के लिए कहा था कहीं वहां पर वो मर ना जाए। मैंने उसे पकड़ने में बहुत मेहनत की थी। ये कहते हुए तेजी से उस गुफा की तो बड़े लगता है। वहां पर गुफा के अंदर की साइड में वो पक्षी जिन्हें पड़ा हुआ है और उसकी पूरी बॉडी बंधी हुई है, बिल्कुल भी मूव नहीं कर रहा। उसे देखकर एजेंट कहने लगता है पक्षी क्या तुम जिंदा हो या फिर भूख के मारे तड़प तड़प कर तुम्हारी मौत हो गई? इस टाइम पर उस पक्षी की तरफ से कुछ जवाब नहीं आता। एजेंट अपनी पावर को यूज करके अपनी कुछ कल्टिवेशन एनर्जी को उस पक्षी की बॉडी के अंदर डालने लगता है और फिर उस पक्षी से आगे बोलने लगता है मैं तुम्हें इस तरीके से भूखे पेट से मरने नहीं दूंगा। गोल्डन बर्ड अगर तुम्हारे अंदर थोड़ी सी भी लाइफ है तो जिंदा हो जाओ। एजेंट के तकनीक के साथ में ऐसा होता भी है। एकदम से उस पक्षी को होश आता है और वो होश मारने के साथ में एजेंट के ऊपर जोर से अटैक कर देता है, लेकिन एजेंट इससे बिल्कुल घबराता नहीं है। वो एक हाथ से उस पक्षी को मारता है, उस जेल में पटक देता है और फिर उससे कहने लगता है तुम इस तरीके की बेकारी कोशिशें कब तक करने वाले हो? क्यों अपनी लाइफ को बेकार में रिस्क में डाल लेते हो? 3 दिन तक तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ उसके बारे में मुझे पता चला, ऐसा और लंबे टाइम तक ना हो, इसलिए तुम्हारे लिए अच्छा होगा बेकार में अपनी लाइफ को रिस्क में ना डालो और मेरी बातों को मानो। गोल्डन बर्ड बोलता है कि तुम मुझे किस तरह धमकी दे रहे हो? तुम जानते हो मैं कौन हूँ? इस जगह की जो लेजेंडरी बर्ड्स है मैं उन सभी में से एक हूँ। मेरे साथ में तुम इस तरह का बिहेव नहीं कर सकते। तुमने मुझे बांधकर एक गुफा के अंदर पटक दिया जहाँ पर मैं इतने लंबे टाइम से भूखा हूँ। मेरे साथ में इस तरह का बिहेवियर मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा। मैं अंत तक तुमसे फाइट करूंगा, चाहे अब कुछ भी हो जाए। तुम मुझे डरा नहीं सकते हो। उस पक्षी को इतने गुस्से में देखकर एजेंट उसके ऊपर से अपना पाँव हटाता है और फिर उससे कहने लगता है मुझे पता है तुम्हें यहाँ पर बहुत ज्यादा परेशानी हुई है, लेकिन इस सबको साइड में रखते हुए मैं तुमसे कुछ इंपॉर्टेंट बात करना चाहता हूँ। गोल्डन बर्ड बोलता है क्या तुम मुझे जान देने वाले हो? ये तो तुम्हारा बहुत ही सही डिसीजन है, मुझे जाने दो। एजेंट कहता है नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। अब तो तुम अपनी पूरी लाइफ के लिए मेरे माउंट बन के रहोगे और मैं हमेशा तुम्हारी सवारी करूंगा। गोल्डन बर्ड बोलता है अपनी बकवास बंद करो, ऐसा बिल्कुल भी होने वाला नहीं है। मुझे जैसा लेजेंडरी बर्ड तुम जैसे बच्चे की सवारी बनूं, ऐसा तो बिल्कुल नहीं हो सकता। अब तक मैंने कभी भी तुम्हारा माउंट बनना एक्सेप्ट नहीं किया है और ना ही आगे कभी भी मैं ये करने वाला हूँ। ये सुनते के साथ में एजेंट मेरे पास से अपनी स्वॉर्ड बाहर निकाल लेता है और उसे इस बड़ी गर्दन के ऊपर रखकर इसे बोलने लगता है अच्छा तो ऐसी बात है, तो फिर ठीक है। अब तुम्हारे पास में केवल 2 ऑप्शन है, या तो मैं तुम्हारी पूरी बॉडी को अच्छी तरीके से रोस्ट करके उसके ऊपर मसाले वगैरह लगा के तुम्हें मारने के बाद में खा जाऊंगा, जिससे मुझे तुम्हारी सारी सारी कंडीशन की एनर्जी मिल जाएगी और खाने में मजा आएगा, या फिर दूसरी चीज तुम मेरे साथ में अपनी लाइफ के एंड तक जिंदा रहोगे और इसके बदले में आज के बाद में अपनी लाइफ के अंदर मुझे जितने भी स्पिरिचुअल के ताकतवर रिसोर्सेज, पिल्स या फिर जो भी चीज मिलेगी वो सब कुछ हम आपस में शेयर करेंगे। तुम समझ रहे हो इसका मतलब क्या है? तुम्हें भी उसका एक हिस्सा मिल जाएगा, यानी कि तुम भी मेरे साथ में ग्रो कर सकते हो, तुम्हें भी स्पिरिचुअल पावर मिलती रहेगी। अब मैंने तुम्हें दोनों ऑप्शन दे दिया है, जल्दी से अपना चुनाव करो। ये सुनकर वो पक्षी वजह तो घबरा जाता है और फिर वो एजेंट से बोलने लगता है अच्छा तो ऐसी बात है, ठीक है मैं तुम्हारे सेकंड वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करता हूँ। बेकार में जरूर मरना कौन चाहता है? आज से मैं तुम्हारा परमानेंट माउंट हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है, जितने भी रिसोर्स मिलेंगे वो सारे आधे आधे बटेंगे, आधे तुम्हारे आधे मेरे। ये कहते हुए इस बर्ड के चेहरे के ऊपर एक फेक सी स्माइल होती है और ये मन में सोच रहा होता है अभी कुछ टाइम तो मैं इसके साथ में रहता हूँ, इसने मेरा बहुत फायदा उठाया है, अब कुछ टाइम मैं इसका फायदा उठाऊंगा। इसके पास से जितने हो सके उतने स्पेशल रिसोर्सेज अपने पास रखूंगा और फिर उसके बाद में जैसे मुझे मौका मिलेगा मैं इसे छोड़कर भाग जाऊंगा। अभी फिलहाल तो यह से निकलना काफी तो मुश्किल है, लेकिन मुझे आगे जाकर ऐसे बहुत सारे मौके मिलेंगे जब मैं यहाँ से भाग सकता हूँ। तो भी एजेंट आगे बोलता है नहीं, रिसोर्सेज हाफ नहीं बटेंगे, बल्कि 70% मेरा होगा और 30% तुम्हारा। बर्ड बोलता है नहीं ऐसा नहीं होगा, 60% तुम्हारा और 40 मेरा, इससे कम तो मैं बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करूंगा। एजेंट कहता है तो फिर ठीक है, तुम्हारे इस डील को मैं एक्सेप्ट करता हूँ। अब चलो जल्दी से यहाँ से बाहर निकलते हैं, हमें यहाँ से एक लंबा सफर तय करना है। इसके बाद में एजेंट उस पक्षी पर बैठकर उस गुफा से बाहर निकलता है, जब सामने की साइड में लिग्यान अपने संस्कार बैठी होती है। एजेंट को देखकर लिग्यान बोलने लगती है तो क्या अब तुम तैयार हो? हम जल्दी से यहाँ से निकल पड़ते हैं। एजेंट कहता है हाँ बिल्कुल। इस टाइम पर लिग्यान सोचने लगती है मुझे समझ में नहीं आ रहा है इस लड़के के पास में ये बर्ड आया कैसे? ये एक बहुत ही ताकतवर डिमोनिक बर्ड है जिसे टेम करना काफी ज्यादा मुश्किल होता है। इस लड़के ने बिना किसी भी ताकतवर रिसोर्सेज के इसे टेम कर लिया। इसी टाइम पर एजेंट इस बर्ड के पीछे एक जोर से अटैक करता है, जिस तरह का अटैक घोड़ों के ऊपर किया जाता है उन्हें भगाने के लिए। ये अटैक पड़ने के बाद साथ में ही ये बर्ड तेजी से हवा में उड़ने लगता है और फिर एजेंट से कहता है ये किस तरह की हरकत है? मैं तुम्हारा कोई घोड़ा नहीं हूँ जिस तरीके से तुम ऐसे अटैक करो। तुम्हें मुझे खुद से ड्राइव करने की जरूरत नहीं है, तुम मुझे सीधे से बता सकते हो किस तरफ जाना है।
मुझ में इतना दिमाग है कि मैं तुम्हारे ऑर्डर्स को सीधे फॉलो कर सकता हूँ। एजेंट कहता है हाँ बिल्कुल, मैं एकदम भूल ही चुका था कि अब तुम मेरे गुलाम पक्षी हो। एजेंट की ये लाइन इस गोल्डन बर्ड को बिल्कुल पसंद नहीं आती। वो जोरों से उसे भी घूमने लगता है और साथ में गुस्सा होते हुए एजेंट से बोलने लगता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे एक गुलाम पक्षी बोलने की, मैं तुम्हारा कोई गुलाम नहीं हूँ। एजेंट कहता है चुप हो जाओ, हमारे बीच में एक डील हुई थी, उस डील को अच्छी तरह फॉलो करो। ये सारी हरकतें करके तुम मेरे साथ में धोखेबाजी करने की कोशिश कर रहे हो। तुम जानते हो तुम्हें सबकी क्या सजा मिल सकती है। ये सुनकर वो पक्षी वापस शांत हो जाता है और ये देखकर लिगियन सोचने लगती है अभी जो मैंने कहा था उन शब्दों को मैं वापस लेती हूँ। इस सीन को देखकर मैं पक्के तौर पे ये कह सकती हूँ इस लड़के के लिए इस डिमोनिक बर्ड को टेम करना बिल्कुल वैसा नहीं रहा होगा और ना ही आसान होने वाला है। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है, हमें एक दूसरी गुफा का सीन दिखता है जिसके बाहर एक लायन जो कि शायद से किसी मिक्स ब्रीड का है जिसके ऊपर पंख भी है और पीछे की साइड में बिच्छू की स्ट्रिंग भी, वो इस गुफा के चारों तरफ घूम रहा होता है और इसे देखकर ये क्लियरली पता चल रहा है कि यहाँ पर इस गुफा की रखवाली कर रहा है। तो एकदम से इस शेर के ऊपर एक अटैक हो जाता है। ये असल में एक नेट है जिसके अंदर ये लायन पूरी तरह फंस जाता है। इसके बाद में हम देखते हैं फोर्ट वैली के कुछ कल्टिवेटर इस जगह मौजूद है और काफी सारे और भी कल्टिवेटर्स है और यहाँ पर फिलहाल शेन इन सभी को लीड कर रहा है। इन सभी से कहने लगता है वो शेर उसके अंदर फंस चुका है, जल्दी से इन पर अटैक करो। शेन के इतने के साथ में चारों कल्टिवेटर जोर चलता है और सीधे इस लायन के चारों घूमने लगता है। वो इसके ऊपर कुछ रस्सियों से अटैक करके इसे पूरी तरह से बांध देते हैं। यहाँ पर इस लायन को काबू करना बिल्कुल आसान नहीं होता। लायन पूरी तरह बनने के बाद में भी अपनी पूंछ से जो कि असल में एक बिच्छू की स्टिंग है उससे एक कल्टिवेटर को अटैक कर देता है। कल्टिवेटर इस तरह से खुद को बचा नहीं पाता, स्टिंग सीधा कर उसके हाथ में पड़ती है। यहाँ पर फिलहाल कोई भी इस कल्टिवेटर को संभाल के नहीं आ सकता, हर कोई केवल प्लान को फॉलो कर रहा होता है। शेन चिल्लाकर सभी कल्टिवेटर से कहता है जल्दी से इसके ऊपर अटैक करो, मैजिक मिसाइल यूज करो। शेन के इतने के साथ में तीन बहुत ताकतवर सी रोड तेजी से इस लाइन की तो बढ़ने लगती है और क्योंकि लाइन इस टाइम पर एक नेट के अंदर बंधा होता है, तीनों मिसाइल जैसे ही उसके ऊपर पड़ती है वो बिल्कुल भी खुद को बचा नहीं पाता और फिर एक ही झटके में बेसुध होकर जमीन पे गिर जाता है। इसके बाद मशीन तेजी से भागकर अपने घायल साथी को बढ़ता है और फिर से कहने लगता है क्या तुम ठीक हो। तभी वो दूसरा बंदा जोर से दर्द के बारे कराने लगता है और चिल्लाते हुए कहता है मेरा हाथ इसके अंदर बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, ऐसा लग रहा है पूरी बॉडी के अंदर पॉइजन फैलता जा रहा है। तभी शेन इस बंदे के एकदम पास लाकर अपनी स्वॉर्ड से इसके ऊपर अटैक कर देता है। अपने ही साथी को इस तरीके से अपने ऊपर अटैक करता हुआ देखकर ये कल्टिवेटर बहुत घबरा जाता है और कहने लगता है ब्रदर ये आप क्या कर रहे हैं। तभी शेन की तलवार इस कल्टिवेटर लियू के हाथ की ओर पड़ जाती है और एक ही झटके में इसका हाथ इसकी बॉडी से अलग हो जाता है। बॉडी के हाथ के अलग होने के साथ में ही उस हाथ के अंदर का रंग पूरी तरह से बदलने लगता है। उसे देखकर क्लियरली पता चल रहा है उस हाथ के अंदर बहुत ज्यादा जहर फैल चुका है। इसे देखने के साथ में लियू को भी चीज समझ आ जाती है कि शेन ने ये सब कुछ क्यों किया। फिर से जल्दी से लियू को उठाता है, उसके घाव के ऊपर कुछ चीज डालने लगता है। ये एक स्पेशल मेडिसिन है। इस साथ में शेन के चेहरे के ऊपर काफी दर्द भरा एक्सप्रेशन भी होता है। वो जल्दी से लियू से बोलने लगता है ये सब कुछ मेरी गलती है, मुझे ये सब कुछ नहीं होने देना चाहिए था, सब कुछ मेरी वजह से हो रहा है। लियू कहता है नहीं, इसके अंदर आपकी कोई भी गलती नहीं है। उस फाइट के अंदर मुझे थोड़ा चौकन्ना रहना चाहिए था। उस लायन ने मुझ पर अटैक किया, उस टाइम पर मैं इस काबिल नहीं था कि उसके अटैक को ठीक से डॉज कर पाऊं, इस वजह से ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। आपको खुद के ऊपर बिल्कुल भी ब्लेम नहीं लेना चाहिए। यहाँ पर आप हमें लीड कर रहे हैं, आपको पूरी तरह कॉन्फिडेंट रहना होगा। शेन कहता है मैं कॉन्फिडेंट कैसे रहूं, अगर यहाँ पर एजेंट होता तो जरूर से हम सभी को बचा लेता, हम में से किसी को भी बिल्कुल भी घायल नहीं होने देता। ये सब कुछ मेरी गलती है, मेरे एक छोटे चुनाव के चक्कर में तुम सब के सब इतनी बुरी तरह खतरे में पड़ गए। यहाँ पर मुझे बेकार में तुम सभी को लीड करना ही नहीं चाहिए था, हमें वहाँ पर या तो एजेंट के पास भी रुकना चाहिए था या फिर बाकी वैली के साथ भी आगे बढ़ना चाहिए था। पता नहीं क्यों बाकी वैली के लोगों के ऊपर मुझे गुस्सा आ गया और मैं उनसे अलग हो गया। बाकी वैली के लोगों से खुद से तो अलग हुआ ही, लेकिन तुम सभी को भी अपने साथ में लेके आ गया। यही मेरी गलती है जिसका भुगतान आज तुम्हें अपने हाथ गवाही उठाना पड़ रहा है। शेन की ये बात सुनकर एक दूसरा कल्टिवेटर जिसके आंख के ऊपर एक काफी चोट लगी हुई है, जिसकी आंख खुल भी नहीं रही, ये शेन के पास में आता है और उसे कहने लगता है आपने जो कुछ भी किया वो एकदम सही था। वहां पर भी हम काफी सारे मोस्टरों से फाइट कर रहे थे, अपनी जान को जोखिम में तो डाल ही रहे थे, लेकिन इसके बावजूद भी हमें वहां पर कुछ मिल नहीं रहा था। सारे रिसोर्सेज जो कि उस मोस्टर की बॉडी में से निकलते वो सब के सब बाकी वैली के लोग आपस में बांट रहे थे, हमें कुछ भी नहीं मिल रहा था। इसलिए वहां पर उनके साथ में रहना तो हमारे लिए पूरी तरह से बेइज्जती के बराबर था। इसके बाद में ये कल्टिवेटर लियो जिसका एक हाथ कटा हुआ है, ये गुस्से में होते हुए बोलने लगता है हाँ आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, वहां पर भी हर एक मोस्टर को मारते वक्त हमने ही अपनी जान खतरे में डाली थी, इसके बावजूद भी हमें कुछ नहीं मिल रहा था, वो हमें गुलामों की तरह ट्रीट कर रहे थे। बाकी तीनों वैलीज के बीच में हमें स्क्वीज किया जा रहा था। अपने साथियों की ये सारी बातें सुनकर शेन को अपने ऊपर ये जो कुछ भी गिल्ट हो रहा होता है ये थोड़ा सा कम हो जाता है। वो जल्दी से इस बंदे के हाथ के ऊपर पट्टियां बांधने लगता है और फिर उससे कहता है हाँ तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, अब मुझे रियलाइज हो रहा है मैंने जो भी डिसीजन लिया था वो सही था, लेकिन फिर भी तुम्हारे साथ में बिल्कुल भी ठीक नहीं हुआ है, ये तो मेरी गलती है ही। अब किसी तरीके से ब्रदर एजेंट हमें ढूंढ ले, हमारे साथ आ जाए, उसके बाद में सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये कहते हुए इस लियो की पूरी मरम्मती करने के बाद में शेन इसे उठाता है और फिर इस तीसरे बंदे से बोलने लगता है मैं ब्रदर लियो को साइड में रखने के लिए जा रहा हूँ, ये बहुत ज्यादा घायल है और इसे थोड़ा आराम की जरूरत है, जब तक मैं वापस आऊँ तब तक तुम इस मॉन्स्टर को खोलकर इसकी बॉडी के अंदर से सारी कल्टिवेशन पिल्स को बाहर निकाल लेना।
हमें जल्दी से इस मॉन्स्टर कोर को बाहर निकालना होगा और फिर यहाँ से आगे बढ़ना होगा। ये कहने के साथ में शेन और लियो इस तीसरे कैलकुलेटर को यहाँ पर छोड़कर यहाँ चले जाते हैं। ये तीसरा कैलकुलेटर अपने पास से एक चक्कू निकालता है और फिर इस लैन की बॉडी के ऊपर एक कट लगाने लगता है। इसकी कुछ देर बाद में किसी की आवाज जब सुनाई देती है, कोई कहने लगता है, देखो मेरी मुलाकात किससे हुई। इसी वजह के साथ में इस कैलकुलेटर के ऊपर एक बहुत जोश होता है जो कि सीधा कर इसके चक्कू के ऊपर पड़ा है। इसी के साथ में इस कैलकुलेटर के हाथ में से इसका चक्कू छूट जाता है और साथ में एक पिल भी चलती है जो कि इस दूसरे कैलकुलेटर ने अपने हाथ में पकड़ ली है। इसका नाम शेन जियान है, जो कि अपराते हुए कहने लगता है, ये पिल तो काफी शानदार है, ये एक डीमन पिल है जो कि 7th लेवल की है। जब मैं इसकी एनर्जी को ऑब्जर्व करूंगा तब तो काफी अच्छी एनर्जी मेरी बॉडी में आएगी। ये सुनकर फोर्ज वैली के कैलकुलेटर जिसका नाम सीओ है ये कहने लगता है, तुम्हारा मतलब क्या है, तुम इसे ऑब्जर्व क्यों करोगे। यहाँ पर इस मॉन्स्टर का शिकार हमने किया है, इसकी सारी मेहनत फोर्ज वैली के लोगों ने की है, तो ये भी हमारा ही होगा। इसके ऊपर तुम्हारा कोई भी अधिकार नहीं है। जल्दी से वो डिमोनिक पिल हमारे हवाले कर दो और जल्दी से यहाँ से निकल जाओ। शिनजियन कहता है, नहीं ऐसा बिल्कुल भी होने वाला नहीं है, शायद से तुम वो भूल चुके हो। रूल बनाया गया था जब पर जितने मॉन्स्टर मारे जाएंगे उन सभी रिसोर्स के ऊपर सबका अधिकार होगा, कोई एक अपना स्वामित्व उसके ऊपर नहीं दिखा सकता। इसलिए तुम किसी भी तरीके से मुझे जाने के लिए नहीं कह सकते। ये नियम खुद से जियान मिंग ने बनाया है, तुम इसे अनदेखा करने की गलती कैसे कर सकते हो। फिलहाल जियान मिंग ने मुझे ऑर्डर दिया है कि यहाँ पर जितने मॉन्स्टर मरे हैं उन सभी रिसोर्स को मैं कलेक्ट करके उनके सामने लेके जाऊं, उसके बाद में अलग से उन सभी को बंटवारा किया जाएगा। इसलिए कल्टिवेटर तुम्हारे लिए अच्छा होगा। इस मॉन्स्टर की बॉडी के अंदर से तुम्हें जितने भी कल्टिवेशन रिसोर्स मिले वो सारे तुम मेरे हवाले कर देना। ये सुनकर इस कैलकुलेटर सियाओ को कुछ गुस्सा आता है। ये जोर से शेनजियान की गर्दन पकड़ लेता है और फिर उसे मौका मारते हुए उसे कहने लगता है, शेनजियान अपनी बकवास बंद करो, तुम्हारी किसी बात से मैं डरने वाला नहीं हूँ, ये सब बकवास है। यहाँ पर इस मॉन्स्टर को हमने मारा है तो रिसोर्सेज भी हमें ही मिलेंगे, हमें इस सब के अंदर किसी भी तरीके से बाकी वैली के लोगों को शामिल नहीं करना है। वैसे क्या तुम भूल चुके हो हमारे वैली के लीडर ने तुम्हें कितनी बुरी तरह से पीटा था। एजेंट अभी कुछ टाइम के अंदर यहाँ पर आ जाएगा और फिर तुम्हें अच्छा सबक सिखाएगा। जो तुम्हारे मुंह खुल रहा है इस चीज से खुल रहा है क्योंकि एजेंट हमारे साथ में नहीं है, लेकिन फिर भी एजेंट के बिना भी हम फोर्ज वैली कल्टिवेटर है जिन्हें कोई भी इस तरह धमका नहीं सकता है। शिनजिन कहता है, तुम कब तक केवल ये सब कहने वाले हो, जल्दी से मुझ पर अटैक करो। अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो इस हाथ को मेरी बॉडी की टच भी करके दिखाओ। अगर तुमने ऐसा भी कर दिया तो तुम्हारा हाल बहुत तो बुरा होने वाला है। जब जियान मैंग को इस बारे में पता लगेगा तो वो तुम्हें एक बड़ी सजा देगा और ये सजा न केवल तुम्हें मिलेगी बल्कि पूरे फोर्ज वैली इस सजा भुगतेगा। यहाँ पर इन दोनों बीच में ये बात चल रही होती है। सियाओ इसके मुंह पर मुक्का मारने वाला होता है तभी शेन यहाँ पहुंच जाता है। वो इन दोनों बीच में आता है, इन दोनों को अलग करते हुए शिनजियन से कहने लगता है, इस मॉन्स्टर को मारने में सारी मेहनत हमने की है। इस मॉन्स्टर को मारने के चक्कर में हमारे एक साथी कल्टिवेटर का हाथ पूरी तरह से घायल हो चुका है, हमें उसका हाथ काटना पड़ा है। इसी वजह से हम चाहते हैं इस मॉन्स्टर को मारने से जितने भी रिजल्ट्स मिलते हैं वो सारे हमारे वैली को दिए जाए ताकि हमारे एक कल्टिवेटर का जो भी नुकसान हुआ है उसे हम पूरा कर सके। ये की तो शिन सोचने लगता है, यहाँ पर ये बंदा जो शिनजियान है ये काफी चालाक है। अगर हमने यहाँ पर इसे फाइट करने की कोशिश की तो ये जरूर से जियान मैंग का नाम यहाँ पर दोबारा से यूज करने की कोशिश करेगा। जियान मैंग इसके पीछे है, इसी वजह से इसके अंदर बहुत ज्यादा हिम्मत आ गई है। हम इससे यहाँ पर इस तरह फाइट नहीं कर सकते क्योंकि जियान मैंग बहुत ताकतवर है और वो काफी ऊपर तक लोगों को जानता है। यहाँ पर इससे या फिर जियान मैंग से पंगा लेना हमारे लिए बहुत नुकसानदायक हो सकता है, हमें सब कुछ बातों से निपटाना होगा। इसी टाइम पर देखने से लगता है जो शिनजियान को शेन की बात समझ में आ गई है, फिर जल्दी से घूमता है और वहां जाने लगता है। ये देखकर सियाओ बोलने लगता है, हाँ शिनजियाओ यहाँ से चले जाओ, तुम्हें यहाँ पर कुछ मिलने वाला नहीं है। अगर तुम दोबारा से हमसे कुछ भी चाहिए हो थोड़ी देर बाद में आना, जब हमारा एक साथी कल्टिवेटर एजेंट हमारे साथ में होगा। अगर तुम्हारे थोड़ी बंद हो तब जरूर से हम वापिस अटैक करके हमसे हमारे रिसोर्स छीनने की कोशिश करना, तब वो तुम्हें अच्छे से सबक सिखाएगा और तुम्हें बताएगा कि किस तरीके से रिसोर्स दिए जाते हैं। शिनजियन बोलता है, ऐसा कभी भी होने वाला नहीं है, वो लड़का 3 दिन से लगातार अपना कल्टिवेशन कर रहा है, वो उस गुफा के अंदर है, जरूर से अब तक तो वो मारा गया होगा। अगर अब तक वो जिंदा होता तो जरूर से तुम लोग की मदद के लिए आ चुका होता। तुम्हारे कई सारे कल्टिवेटर घायल हो चुके हैं, तुम्हारी फोर्ज वैली के अंदर अब बिल्कुल पावर नहीं रही है और ना ही उस कल्टिवेटर के अंदर कोई पावर है। एजेंट तुम्हें कुछ भी तरीके से इस जगह पर ज्यादा लंबे टाइम तक जिंदा नहीं रह सकता है, कुछ टाइम के अंदर तुम लोग वैसे भी खत्म में होने वाले हो, तुम्हें बेकार में तुम सभी से फाइट करना नहीं चाहता। जी के निकट में शिनजियन दोबारा से घूमता है और फिर बोलने लगता है कि तुम्हें सच में ऐसा लगा था मैं इस मॉन्स्टर को यहाँ पर छोड़कर यहाँ चला जाऊंगा, तो नहीं, ऐसा बिल्कुल भी होने वाला नहीं है। अपने हक की चीज को मैं बिल्कुल भी यहाँ पर छोड़ जाने वाला नहीं हूँ, ये मॉन्स्टर तो हमारे साथ में जाएगा। अगर तुम दोनों में से और इसके अलावा पूरी फोर्ज वैली के अंदर किसी भी कल्टिवेटर के अंदर इतनी हिम्मत हो कि हमसे फाइट करके इसे किसी ले जाने से रोक सके तो वो अभी मेरे ऊपर अटैक कर सकता है और मुझे रोक सकता है। शिनजियान के इतना कहने के साथ में शेर आगे बढ़कर इसके ऊपर अटैक करता है, वो अपनी स्वॉर्ड से इसके ऊपर मारता है। यहाँ पर यह अटैक केवल एक चेतावनी की तरह है जो कि केवल हवा में घूम के रह जाता है। यहाँ पर शिनजियान को ये बताने की कोशिश कर रहा है कि इस मॉन्स्टर से दूर रहो, अगर 5 जने की कोशिश की तो तुम्हें काट दिया जाएगा। इसके जवाब में शिनजियान भी अपनी स्वॉर्ड निकाल लेता है और फिर आगे बोलने लगता है, शेन तुम्हें इसका बहुत नुकसान होने वाला है। जिस तरीके से तुमने उन दोनों के बीच में फाइट शुरू कर दी है, ये फाइट तुम्हें तुम्हारे अंत तक लेके जाएगी।
ये कहते शेन जियान ये दिखाने की कोशिश कर रहा होता है कि इस फाइट के अंदर वो बहुत तो कॉन्फिडेंट है और वो आसानी से शेन को हरा देगा, लेकिन मन ही मन वो कब्जे डर रहा होता है। वो सोचने लगता है ये इस टाइम पर कल्टिशन के 6 स्टेज पर है, जो कि बहुत ज़्यादा हाई लेवल होता है। और इसके अलावा इसके पास में जो स्वॉर्ड है ये भी कल्टिशन के काफ़ी अच्छे लेवल पर है। मैं इससे डायरेक्टली फाइट नहीं कर सकता हूँ। अगर मैंने इससे सीधे फाइट करने की कोशिश की तो ऐसा हो सकता है फाइट के एंड के अंदर मैं बुरी तरह से हार जाऊँ। इसलिए मेरे लिए अच्छा होगा यहाँ पर मैं जियान मैंग की बातों का यूज़ करता रहूँ। मुझे केवल इस फाइट को बातों से जीतने की कोशिश करनी होगी और यहाँ पर केवल उनका नाम ही यूज़ करना होगा। इस टाइम पर उनके नाम से बड़ा कोई भी वेपन मेरे पास में नहीं है। ये सोचकर शेन जिन दोबारा से कुछ करने की कोशिश करता है तो भी शेन कहता है अपना वो बंद रखना, मुझे पता है तुम क्या करने की कोशिश करने वाले हो। तुम दोबारा से जियान मैंग का नाम यूज़ करके हमें डराने की कोशिश करोगे तो फिर ऐसा और बिल्कुल भी होने वाला नहीं है। हम जियान मैंग से नहीं डरते हैं। अगर कोई सिचुएशन बनती है कि मुझे जियान मैंग से फाइट करनी पड़े तो मैं इसके लिए भी तैयार हूँ, लेकिन हम यहाँ पर किसी भी गुलाम नहीं है। हम किसी भी ऑर्डर को फॉलो नहीं करेंगे, हमें वही करना है जो कि हमारे लिए सही है। शेन के इतने के साथ में ही एक लड़की की हौसला देती है जो कहने लगती है किसकी हिम्मत हुई यहाँ पर इतनी ऊंची आवाज में बात करने की, कौन है जो कि इस जगह पर जबरदस्ती का नेता बनने की कोशिश कर रहा है। यही कहते हुए क्विंसी अपने साथ के कुछ कलेक्टर के साथ में इस जगह पहुंच जाती है और फिर बोलने लगती है मुझे इस जगह पर किसी मॉन्स्टर के होने का एहसास हो रहा है। ऐसा लग रहा है यहाँ पर काफी ज्यादा मॉन्स्टरिक एनर्जी है और ये लगातार कम होती जा रही है, जिसका मतलब वो मॉन्स्टर यहाँ से दूर भागने की कोशिश कर रहा है। जल्दी से उसको पीछा करो, उसे मार दो, उसके रिसोर्सेज हमें चाहिए। हम बिल्कुल भी उस मॉन्स्टर को ऐसे भागने नहीं दे सकते हैं। जिसको शेन कहता है नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, वो मॉन्स्टर पहले मारा जा चुका है, उसकी मुलाकात हमसे पहले हो गई थी और हमने उस पर अटैक करके उसे खत्म कर दिया है। उस मॉन्स्टर को खत्म करने के चक्कर में ही हमारा एक कल्टिवेटर बहुत बुरी तरह से घायल हो गया है, उसका हाथ काटना पड़ा है। इसी वजह से हम चाहते हैं इस मॉन्स्टर की बॉडी के अंदर से जितने रिसोर्स निकले वो सारे हमें दे दिए जाए। इसके ऊपर पूरी तरीके से फोर्जिंग वैली का अधिकार होना चाहिए। यहाँ पर हम शिंग जियांग को भी ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये मॉन्स्टर हमारा है और वो इससे दूर हट जाए, लेकिन शिंग जियांग तब से हमारे पीछे पड़ा हुआ है कि उसे इस मॉन्स्टर का पूरा अधिकार चाहिए, जो कि बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इसलिए मैं चाहता हूँ आप लोग सबके सब यहाँ से लौट जाएं। इस मॉन्स्टर के रिसोर्सेज का एक भी हिस्सा किसी में बांटा नहीं जाएगा, इसके ऊपर पूरी तरीके से फोर्जिंग वैली का अधिकार है। क्विंसी बोलती है इस बात के ऊपर हम बहस भी क्यों कर रहे हैं, काफी लंबे टाइम पहले ही इसके ऊपर पहले सिद्ध हो चुका था कि जब तक हम इस जगह पर हैं हम यहाँ पर जितने मॉन्स्टर मारेंगे उन सभी के ऊपर किसी एक का अधिकार नहीं होगा। इनफैक्ट उसके रिसोर्सेज को हम सब के सब एक जगह इकट्ठा करके बाद में एंड में आपस में बांटेंगे। तो इसलिए अब इस फाइट का कोई मतलब नहीं बनता है। जल्दी से इस मॉन्स्टर जितने भी रिसोर्सेज है उन सभी इकट्ठा करो और जल्दी हमारे हवाले कर दो। मॉन्स्टर रिसोर्स का जितना भी हिस्सा फोर्जिंग वैली को बनता है वो बाद में उन्हें दे दिया जाएगा। शेन बोलता है मिस क्विंसी नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता, हमारा लीडर एजेंट अभी तक हमारे साथ में नहीं है, इसलिए हम नहीं चाहते जब तक एजेंट हमारे पास में आ जाए तब तक इस मॉन्स्टर के ऊपर कोई भी हाथ लगाए। हमारा लीडर एजेंट इस टाइम पर एक गुफा के अंदर है और वहां पर अपना कल्टिवेशन कर रहा है, वो जल्दी हमारे पास में लौटता होगा। उसके बाद वो जो भी डिसीजन लेगा उसको हम फॉलो करेंगे। भाई किसी भी चीज का कोई भी डिसीजन फोर्जिंग वैली के किसी भी कल्टिवेटर के ऊपर लागू नहीं होगा। क्विंसी बोलती है ये सब कुछ बकवास है, उस लड़के की किसी भी बात को मानने की कोई भी जरूरत नहीं है, वो तो एक बहुत बड़ा चोर है जिसकी बात के ऊपर हमें ध्यान नहीं देना चाहिए। और वो लड़का है क्या, केवल एक छोटा सा बच्चा जो कि अपने स्वार्थ में किस जगह पर रुक चुका है। देखो वो तुम्हारे साथ में है ही नहीं, उसने तुम्हें यहाँ पर मरने के लिए छोड़ दिया है। इसी टाइम पर क्विंसी के साथ कल्टिवेटर जिसका नाम पाई है वो जल्दी से उसके पास में आता है और धीरे से उससे कहने लगता है हमारे पास से खबर आई है कि एजेंट उस गुफा में से बाहर निकल आया है और जल्द ही यहाँ की तरफ आ रहा है। जी कहते हुए ये बंदा भाई सोचने लगता है वो लड़का बहुत चालाक है, अगर हम यहाँ पर इस मॉन्स्टर की बॉडी को हथियाना चाहते हैं तो इसके लिए हमें अभी इन सभी लोगों को मनाना होगा। अगर वो यहाँ पर आ गया तो जरूर से कोई ना कोई ऐसा चाल खेल देगा जिसके बाद में हम इस मॉन्स्टर के किसी भी रिसोर्स के ऊपर अपना अधिकार सिद्ध नहीं कर पाएंगे। यहाँ पर क्वींसी भी ये कुछ समझ रही होती है, वो जल्दी से शेन के पास में आती है और उसे कहने लगती है शेन हमारे बात तो ध्यान से सुनो, उस लड़के एजेंट की कुछ पर्सनैलिटी नहीं है और वो तुम्हारे सामने कुछ भी नहीं है। हमारे लिए तो फोर्जिंग वैली के लीडर पूरी तरह तुम ही हो, इसलिए तुम डिसाइड करोगे इस मॉन्स्टर के साथ में क्या करना है। क्या तुम सच में ये चाहते हो कि जियान मैंग तुमसे नाराज हो जाए और वो पूरे फोर्जिंग वैली कल्टिवेटर्स को अटैक कर दे। जियान मैंग बहुत ज्यादा खतरनाक है, वो चाहे तो तुम सभी खत्म कर सकता है। उसने कोई ऑर्डर दिया है तो उसके ऑर्डर को मानना ही होगा। अब ये तुम्हारे पास आखिरी मौका है, जल्दी से या तो मॉन्स्टर हमारे हवाले कर दो वरना हम इस बारे में जियान मैंग से बात करेंगे और फिर जियान मैंग ही तुमसे बात करेगा। इस धमकी को सुनने के बाद में शेन के पास में कहने के लिए कुछ भी नहीं होता। क्वींसी समझ जाती है, वो जल्दी से इस बंदे शेंग जियांग को एक इशारा करती है। शेंग जल्दी से अपनी पोटली को ओपन करता है जिसके अंदर इस मॉन्स्टर की पूरी बॉडी धीरे धीरे समाने लगती है। शेन ये सब कुछ पूरी तरह निराश होकर एकदम खड़े खड़े देख रहा होता है। क्वींसी शेन जियांग से कहने लगती है जल्दी से सेल प्रोसेस कंप्लीट करो, हमें ऐसे आगे बढ़ना है। केवल इस एक मॉन्स्टर की गुत्थी को सुलझाने के लिए हमें कितना लंबा टाइम वेस्ट करना पड़ गया। एक नॉर्मल सा काम जो कि एक सेकंड में खत्म हो जाना चाहिए था उसे पूरा करने के लिए हमें इतनी में बहस करनी पड़ गई। फालतू लोगों से हम इतना लंबा बात कर रहे हैं। क्वींसी का ये सब कुछ कहना शेन को अब से चुभ जाता है, उसे बहुत तो गुस्सा आने लगता है।
लेकिन अभी भी उसको पता है वो कुछ कर नहीं सकता। उसको यहाँ पर कुछ भी करना उसके पूरे गिल्ड को खतरे में डाल सकता है। इसी वजह से वो अपना गुस्सा अपने खुद के ऊपर उतारने लगता है। वो अपने अंगूठे से अपनी उंगलियों के ऊपर चोट बचाने लगता है, जिससे उंगलियों में से लगातार खून बहने लगता है। इसी टाइम पर शेन को क्वींसी की आवाज़ सुनाई देती है, जो ये किसी तरह कह देती है कि तुम लोग ये क्या कर रहे हो, हमारे रास्ते में आने की हिम्मत कैसे हुई। फिर हम देखते हैं ये फोर्थ ज्वेलरी के कुछ लोग हैं जो कि क्वींसी के सामने खड़े हो चुके हैं और ये सब के सब क्वींसी को यहाँ जाने से रोक रहे हैं। क्वींसी इन सभी को यह साटने के लिए कहने लगती है और फिर इसके बाद शेन से कहती है, शेन ये किस तरह की हरकत है, तुम्हारी वैली के ये कल्टिवेटर हमारा रास्ता क्यों रोक रहा है। इसी टाइम पर फोर्थ ज्वेलरी का एक कल्टिवेटर शेन के पास में आता है और उससे कहने लगता है, ब्रदर शेन हमें पता है आप मुझे तो परेशान है, लेकिन आपसे हम वादा करते हैं जब तक हम यहाँ पर है इनमें से किसी को भी यहाँ जाने नहीं देंगे। इस मोस्टर के एक भी रिसोर्स को ये लेकर यहाँ से नहीं जा सकते। शेन कहता है, नहीं इन्हें रोकने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, अगर हमने इन्हें रोकने की कोशिश की तो हमारे लिए दिक्कतें कब तो बढ़ जाएगी और हम इस टाइम पर इस हालत में नहीं है कि ज्यादा खतरे को अपने ऊपर ले सके। ये सुनकर ये दूसरा कल्टिवेटर बुरा लगता है, लेकिन ब्रदर शेन जूनियर ब्रदर में सोचिए जब वो यहाँ पर वापस लौटेगा और उसे पता चलेगा कि हमारे पास में एक मोस्टर रिसोर्स आया था और उसके बावजूद भी हम इन सारे लोगों से डर कर उसे इनके हवाले कर दे रहे हैं, तो वो हमसे कितना नाराज हो सकता है, उन्हें काफी ज्यादा बुरा लगेगा। ये सुनकर शेन को काफी ज्यादा गुस्सा आता है। कुछ जल्दी से अपने पास से एक तिरस्पुर को वहां निकालता है और फिर से इस कलेक्टर को दिखाते हुए कहने लगता है, जब तक एजेंट यहाँ पर नहीं है तब तक मैं तुम सभी को लीड करूंगा। यहाँ पर एजेंट गैर मौजूदगी में कोई भी ऐसा कलेक्टर नहीं है जो कि मुझसे ताकतवर या फिर काबिल हो, इसलिए तुम सब के सब मेरी बात को मानोगे, मेरे ऑर्डर को भी फॉलो करोगे। शेन का इस तरीके से इस कलेक्टर से बात करना इस कलेक्टर को बिल्कुल पसंद नहीं आता। वो कहने लगता है, सीनियर ब्रदर शेन आप ये क्या कह रहे हैं, क्या आप सच में ऐसा चाहते हैं। तभी शेन इस कलेक्टर के पास में आता है और फिर इसे धीरे से कहने लगता है, जूनियर ब्रदर मुझे पता है मेरे ये सब कुछ कहना तुम्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा है, लेकिन मेरी बात को समझो, मैंने सब कुछ सोच रखा है। अभी फिलहाल इन्हें जो करना है वो इन्हें करने दो, एक टाइम पर हमारे पास मौका आएगा तब हम इनसे सब कुछ छीन लेंगे।